हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कुछ चैप्टर्स या कुछ वीडियोस देखने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, फिर चाहे वो सीबीएसई हो या आपके स्टेट बोर्ड्स हो। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रिपेयर करवाता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो, जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 12th इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2013। इसमें हम लोग आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे उसके सेट 1, 2 एंड 3 तीनों को ही करने वाले हैं सॉल्व। ना एक जो छोटी सी चीज जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, दैट इज हम अगर बात करें 2013 की, तो उस टाइम पर जो हमारी दो बुक्स फॉलो की जाती थी हमारे सिलेबस में या 12th क्लास में, वो थी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन आफ्टर द ईयर 2020 ये जो सिलेबस है आपका ये चेंज हो गया। अब जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके 11th क्लास के सिलेबस का पार्ट हो गई है एंड 12th क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ चुकी है। लेकिन अगर हम देखें 2013 के पेपर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो हमारे दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, उसमें एक सेक्शन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा और एक आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। लेकिन एज पर आवर करंट सिलेबस हमें जो है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व करना नहीं है, बिकॉज हम लोग अपनी क्लास 11th में वो ऑलरेडी सॉल्व कर आ चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में सेक्शन ए को सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सेक्शन बी सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, अब बात आती है, डाउट आता है आप लोगों के माइंड में कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रैक्टिस करें मैम हम। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने उसके लिए आप लोगों को टेस्ट पेपर्स दिए थे। आई होप सो कि आप लोगों ने जो आपके टेस्ट पेपर्स हैं वो सॉल्व किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप जो हो अपना टेस्ट पेपर भी डाउनलोड कर लेना और जो हमारा सोल्यूशन वाला वीडियो है वो भी देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी चैप्टर वाइज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी हो जाएगी अच्छे से प्रिपेयर। ओके, तो आई गेस कि इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है इसे करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पर हम लोग सेक्शन बी को करने वाले हैं सॉल्व, सेक्शन ए नहीं करेंगे। एक छोटी सी चीज और जो ध्यान रखनी है, दैट इज अगर हम 2013 की बात करें तो उस टाइम पर जो हमारे एग्जाम का पैटर्न चलता था वो क्या था, एक टर्म होगा और उसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। लेकिन अगर हम बात करें 2022 की, तो आपका ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये भी चेंज हुआ। अब आपके दो टर्म्स हुए हैं, एक टर्म 1 जो कि आप ऑलरेडी दे चुके हो, जो कि ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ जो है हमारा एग्जाम हुए थे उसमें, और एक है हमारा टर्म 2 दैट इज सब्जेक्टिव, जिसमें हमें जो हमारा जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव काइंड ऑफ होने वाला है। अब आपका हाफ सिलेबस टर्म 1 में आ चुका है, हाफ सिलेबस आपके टर्म 2 के लिए है। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना जो टर्म 2 से रिलेटेड सिलेबस है, टर्म 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। टर्म 1 में जो चैप्टर्स आ चुके हैं उनके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म 2 में आपका जो है नेशनल इनकम, या हम बोलते हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, या फिर आप उसे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बोल दो, और जो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दो चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द ईयर 2013 वो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर सॉल्व। ओके, तो आई गेस इतनी चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। तो चलिए अब जो है हम अपने क्वेश्चंस के साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं स्टूडेंट्स? इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि आप परचेज करते हो फॉर रीसेल पर्पस, या फिर आप परचेज करते हो फॉर और फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कि वो आपका जो है आप फाइनल यूज के लिए आप उसे परचेज नहीं कर रहे हो, ऐसे गुड्स को हम इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे कि एक प्रोड्यूसर जो है उसके पास में जितने भी रॉ मटेरियल्स आते हैं वो उसके क्या है, वो उसके इंटरमीडिएट गुड्स हैं। और कौन से गुड इंटरमीडिएट गुड्स हैं, कौन से गुड फाइनल गुड्स है, ये डिपेंड करता है उनके एंड यूज पर। ठीक है, कि भाई क्या यूज है इनका। जैसे कि शुगर मान लो एक जो है हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है फॉर हिज जो है सेटिस्फैक्शन, या उसका जो उसकी जो डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए, तो वो फाइनल गुड हो जाती है। वहीं अगर हम बोलें कि एक जो है टी मेकर उस शुगर को यूज कर रहा है टू प्रोड्यूस टी एंड टू सेल इट, ठीक है, तो वो जो टी मेकर है उसका अल्टीमेट या उसका जो एकदम एंड जो हमारा गुड है, जो प्रोडक्ट है, वो क्या है, टी है। शुगर नहीं सेल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, टी जो है सेल कर रहा है। उस टी को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा, दैट इज जो शुगर लगी, वो उसके लिए क्या हो गया, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो इंटरमीडिएट गुड कौन से होंगे, फाइनल गुड्स कौन से होंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके एंड यूज पर। आप किस यूज के लिए जो है उन चीजों को यूज कर रहे हो, वो बताता है आपका क्या, वो बताता है कि आपका प्रोडक्ट फाइनल है या इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो अब इसका जो है हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो फ्यूल एंड स्टील और गुड्स फॉर रीसेल। ठीक है, मतलब कि बेसिकली आपको यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल दे दो आप, अगर आपका जो है अगर आप लोग क्या ले रहे हो, आपकी जैसे कि शुगर ले ली, तो शुगर को ही आपने बता दिया कि अगर एक टी मेकर यूज कर रहा है तो दैट इज अ इंटरमीडिएट गुड। ऐसे ही आप कुछ भी एग्जाम्पल लेकर लिख सकते हो। ऐसा जो है माइंड लगाने की जरूरत नहीं कि अच्छा इस चीज में भी और फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत है, ऐसा नहीं लगाना है। जैसे कि वुड हो गया, वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग चेयर, तो एंड प्रोडक्ट तो चेयर है, तो उसमें जो वुड लगा वो क्या हो जाएगा, वो उसका इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वे से जो है आपको अपनी जो एग्जाम्पल्स है वो लिखने होंगे। ऑल राइट, फिर उसके बाद में आगे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये कुछ डेटा गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेल्स फाइंड आउट करना है। कुछ फिगर्स आपके पास में यहाँ पर है, मतलब कि अच्छा ओके इतने ही फिगर्स है। ठीक है, मतलब कि आपके पास में ये सारी चीजें जिसकी हेल्प से आपको सेल्स फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले सेल्स आपके कौन से फॉर्मूले में आती है स्टूडेंट्स, तो सेल्स हमारे आती है वैल्यू एडेड मेथड में। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड का पार्ट होती है क्या, सेल्स। ऑल राइट, दैट मीन्स कि हमें जो है अपना वैल्यू एडेड मेथड यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। अब उसके लिए देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। सब्सिडीज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्रॉफिट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब सीधी सी बात है, वैल्यू एडेड मेथड से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, तो हमें मिलता है अपना ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या फिर हम इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास में क्या कौन सा एग्रीगेट गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब आप जीवी एट एमपी फाइंड आउट करोगे तभी तो इसके जो अंडर आने वाली चीज है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे सेल्स के साथ में अपना क्या लिखना है, सेल्स के साथ में अपना जो फॉर्मूला है वो लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। क्योंकि हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हो आप, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये चीज हम करते हैं। तो अब उसके लिए आपको सबसे पहले जीवी एट एमपी निकालना है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है आपके पास में, और आपके पास में जो चेंज इन स्टॉक है उसको फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक भी है। जीवी एट एमपी आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे, बहुत ही ईजी है, एनवी एट एफसी तो गिवन ही है। तो अब आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एनवीए एट एफसी, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आप प्लस करोगे डेप्रिसिएशन, या फिर मैं उसे बोल दूं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये है फैक्टर कॉस्ट, ये है मार्केट प्राइस, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल गिव यू मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इस वे से जो है आप सबसे पहले अपना जीवी एट एमपी निकालोगे, और फिर उसके बाद में जो है सेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले जीवी एट एमपी फाइंड आउट कर लेते हैं। 2000 आपका क्या है, एनवी एट एफसी है, इसमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 700 का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए हमें। देखो क्या गिवन है, सब्सिडीज गिवन है आपके पास में, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन है। अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सपांड कर लिखूं तो ये क्या आएगा,
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट, यही फॉर्मूला होता है ना हमारा। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास में है नहीं, प्लस माइनस माइनस होगा, सो दैट इज एनवीएट एफसी प्लस सीएफसी माइनस सब्सिडीज हमें करना होगा, दैट इज 200 हमें उसमें से माइनस करना होगा। तो आपका जो जीवीएट एमपी है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो हमारा जीवीएट एमपी है उसकी वैल्यू देख ले। यहाँ पर हमने लिखा जीडीपी एट एमपी, वो जो मैंने अभी आप लोगों को बताई था कि जीवीएट एमपी को हम जीडीपी एट एमपी बोल सकते हैं, एनवीएट एफसी को हम एनडीपी एट एफसी बोल सकते हैं। तो बस उसी वजह से हमने यहाँ पर लिया है GDP at MP is equals to NDP at FC minus subsidies plus depreciation. So that is 2000 minus 200 plus 700. ये minus 200 plus 700 क्या हो गया, plus 500 हो गया, that is 2500 lakhs, ठीक है। तो GV at MP की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2500 lakhs आ गई है, ऑल राइट। फिर उसके बाद में अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेल्स फाइंड आउट करना है। सो नाउ जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को कैसे निकालते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, ठीक है। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस सेल्स को जो है हम यहाँ इस साइड ले जाएं, इस जीडीपी एट एमपी को इस साइड ले जाएं, या फिर मैं ये बोल दूं कि प्लस माइनस में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इन सारी चीजों को उधर ले जाओ आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेल्स इज इक्वल्स टू, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये माइनस में है तो जब साइड चेंज होगी तो वो प्लस में आ जाएगा। जीडीपी एट एमपी हमने निकाला 2500 का, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में 600 गिवन है, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास में 100 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 3000, ठीक है। तो अब 600 minus 100 will give you 500, 2500 minus 500 कितना हो गया 2000 and 2000 plus 3000 will give you 5000। तो सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, सेल्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 5000 lakhs की, ठीक है। सेल्स हमें फाइंड आउट करना था, उसे हमने कर दिया फाइंड आउट, ऑल राइट। सो आई गेस की क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हिच ऑफ दिस इज अ बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड व्हाई, और डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब आपके पास में 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में आपको एक ही क्वेश्चन को करना होगा आंसर, ठीक है। जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो अगर और वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप एक ही क्वेश्चन को आंसर करोगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के टाइम पे अगर और वाला क्वेश्चन आ गया तो आप दोनों ही क्वेश्चंस को जो क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस जो है ये आपको आंसर करने होंगे। क्यों करने होंगे, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस में जितने ज्यादा क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो अब सबसे पहले रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बीच का डिफरेंस बता देते हैं, और कौन सा जो है बेटर इंडेक्स है वेलफेयर का और क्यों है वो देख लेते हैं। सो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी आया आपके पास में। रियल जीडीपी क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा जीडीपी जो कि आप फाइंड आउट करते हो बेस ईयर के प्राइजेस पर, इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। एंड नॉमिनल जीडीपी हम किसे कहते हैं, ऐसा जीडीपी जो कि कैलकुलेट किया जाता है करंट ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर, वो आपका नॉमिनल जीडीपी होता है, ठीक है। सो रियल जीडीपी रिफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट एट बेस ईयर प्राइसेस, ठीक है। क्या हो गया आपका रियल जीडीपी, ये है आपकी टोटल मार्केट वैल्यू, सारा जो आउटपुट है उसकी बेस ईयर प्राइसेस पर। एंड व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, दिस रिफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट एट current year prices, all right. So the value of real GDP can change only when the volume or quantity of output changes over time. जो रियल जीडीपी है उसकी वैल्यू कब चेंज होती है, उसकी वैल्यू उस टाइम पर चेंज होती है जब एक्चुअल में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है। लेकिन अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू उस टाइम पर चेंज हो सकती है जब आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मतलब कि नॉमिनल जीडीपी में ये हो सकता है कि जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और प्राइसेस का जो इंक्रीज है उसी की वजह से आपका नॉमिनल जीडीपी आपको ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि वो करंट ईयर के प्राइसेस पर है। उसमें जो है आपके प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होते हैं। Okay, so the value of nominal GDP can change only with change in prices over time, ठीक है। तो ये कब चेंज होता है, जब प्राइसेस में चेंजेस हैं, ऑल राइट। फिर उसके आगे चले, नेक्स्ट आता है हमारे पास में
real GDP, it can be treated as an index of economic growth. That is, higher real GDP does imply higher economic growth and vice versa. ठीक है, जो real GDP है उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसे हम ट्रीट कर सकते हैं एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि अगर रियल जीडीपी आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, क्योंकि उसमें प्राइजेस का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, प्राइजेस का इफेक्ट निल होता है और इससे हमें क्लियरली जो रियल जीडीपी है उससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि बिकॉज जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई है, जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई है, इसलिए आपको रियल जीडीपी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, प्राइजेस की वजह से जो है जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ है जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं। लेकिन अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक growth. That is, higher nominal GDP does not implies higher economic growth. In fact, it may be indicating inflation, या it may indicates inflation. All right, तो जो नॉमिनल रियल जीडीपी है वो प्राइजेस की वजह से बढ़ता है मोस्टली, या उसकी वजह से बढ़ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आपको नॉमिनल जीडीपी बढ़ के दिख रहा है उसमें आपका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ आपको दिख रही हो। ठीक है, so real GDP is a better index of economic welfare. This is because a change in real GDP reflects a change in the quantity of goods and services produced. The change in the production of goods and services implies a change in the employment and income levels, thereby indicating a change in the living standard of the people in an economy. ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई कि जो रियल जीडीपी है वो बेटर इंडेक्स है इकोनॉमिक वेलफेयर का। और ये क्यों? क्योंकि जो रियल जीडीपी वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है, वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़ा, जब वो बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये ज्यादा बेटर इंडेक्स है ऑफ वेलफेयर। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे चले, जो हमारा और वाला था दैट इज स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, और उसका भी जो है एग्जाम्पल की हेल्प से आपको डिफरेंस बताना है। तो हमारा रियल नॉमिनल आई होप सो क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं स्टॉक एंड फ्लो पर। स्टॉक क्या हो जाता है? ऐसा वेरिएबल जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। और फ्लो हम किसे बोलते हैं? फ्लो हम बोलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मेजर किया जाता है। ठीक है, सो स्टॉक्स आर रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो क्या हो गया? फ्लोज आर रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फ्लोज क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होते हैं। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। जो स्टॉक है वो टाइम डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, अभी तो अभी की बात कर रहा है। ठीक है, टाइम डायमेंशनल नहीं है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख रहा हो, ये चीज नहीं है। वही फ्लो इज टाइम डायमेंशनल। ठीक है, फ्लो क्या होता है? फ्लो टाइम डायमेंशनल होता है। These are affected by flows such as more saving leads to more stock of capital। ठीक है, जो स्टॉक है वो आपके फ्लो से अफेक्ट होता है। ऑल राइट, जितना ज्यादा सेविंग आपने की उतना ज्यादा क्या है? स्टॉक ऑफ कैपिटल है। सेविंग्स क्या है? सेविंग्स आपका फ्लो कंसेप्ट है। ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताया गया कि भाई आपने जितना जो है ओवर टाइम सेव किया तो उतना ही आप एक साथ में एज एन कैपिटल क्या कर पा रहे हो? इन्वेस्ट कर पा रहे हो। ठीक है, वहीं हम फ्लो की बात करें तो फ्लोज जो है वो स्टॉक से क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। सच एज मोर स्टॉक ऑफ कैपिटल लीड्स टू मोर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, जितना ज्यादा आपने स्टॉक रखा है उससे जो है आपका क्या हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑल राइट, फिर उसके आगे आता है सम फ्लोज आर रिलेटेड टू स्टॉक दैट इज मनी सप्लाई एंड चेंज इन मनी सप्लाई। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि कुछ फ्लोज होते हैं जो कि स्टॉक से रिलेटेड होते हैं, वहीं कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि फ्लो से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि बेसिकली हम इतना बोल सकते हैं कि फ्लो स्टॉक को अफेक्ट करता है, उससे जो है रिलेटेड है, स्टॉक फ्लो को अफेक्ट करता है, उससे ये रिलेटेड है, ये दोनों चीजें होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं वेल्थ, स्टॉक ऑफ कैपिटल एक्सेट्रा, एंड वहीं हम फ्लो का एग्जाम्पल लिखें तो दैट इज इनकम, सेविंग्स एक्सेट्रा। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया है आप लोगों को। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी भी क्लियर है एंड स्टॉक एंड फ्लो भी अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब आता है हमारे सामने ये क्वेश्चन, कुछ क्या गिवन है?
From the data given about an economy, calculate investment expenditure and consumption expenditure. अब हमारे पास में कुछ ये डेटा गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसे। क्या क्या चीजें गिवन है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गिवन है आपके पास में 5000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है आपके पास में 500 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है 0.4। ठीक है, नाउ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन फाइंड आउट करना है। देखो स्टूडेंट्स, वी नो एट इक्विलिब्रियम AS इज इक्वल्स टू AD होती है, राइट। AS को हम Y लिख सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि Y इज इक्वल्स टू AS होता है, तो AS को हम Y लिख सकते हैं। AD के जो कंपोनेंट है वो हम लिख सकते हैं, दैट इज C+I। ठीक है, सो Y इज इक्वल्स टू C+I हम बता सकते हैं। उसके बाद में अगर मेरे पास में कंजम्पशन हो, इनकम तो हमारे पास में गिवन है, अगर मेरे पास में कंजम्पशन हो तो मैं इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर सकती हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट हो तो कंजम्पशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों ही हमें करना है फाइंड आउट, दोनों ही चीजें नहीं गिवन है, तो अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। देखो हमें पता है कंजम्पशन फंक्शन होता है, क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन हमारा, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY होता है, राइट। अगर मैं C बार प्लस BY की वैल्यू लिख दूं और उसे अगर सॉल्व कर दूं तो मेरे पास में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। और देखो आपके पास में सारी चीजें गिवन भी है। C बार क्या है, आप कितना गिवन है आपका, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है आपके पास में 500 का। B दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है आपके पास में 0.4 मल्टीप्लाइड बाय Y दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गिवन है आपके पास में 5000। इसे हम सॉल्व कर दें, चलिए कर देते हैं। ये आया आपका 500 प्लस एक डिजिट के पहले डेसिमल है, पीछे से एक जीरो को कैंसिल कर दो। अब क्या करना है हमें, अब हमें 500 इंटू 4 करना है। 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 होता है, 2 जीरोज और हैं, ये 2 जीरोज लगा दिए, ये आ गई आपकी 2000। सो 2000 प्लस 500 कितना आ गया आपका 2500। तो आपकी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है स्टूडेंट्स वो कितनी निकली, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका 2500 फाइंड आउट हो गया। अब जब आपके पास में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ चुका है तो फिर उसकी हेल्प से आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कर सकते हो फाइंड आउट, बिल्कुल कर सकते हो। 5000 माइनस 2500 कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा हमारा, दैट इज ऑल्सो ऑफ 2500। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया कैसे आपको जो है फाइंड आउट करना है। अब इसका जो है सिस्टमैटिक मैनर में जो सोल्यूशन है वो देख लें। सबसे पहले हमने गिवन लिखा इनकम दैट इज Y इज इक्वल्स टू 5000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 500 एंड MPC दैट इज B इज इक्वल्स टू 0.4। आगे चलते हैं, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY हो गया, सो दैट इज C इज इक्वल्स टू 500 प्लस 0.40 इंटू 5000। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा C आएगा आपका। ठीक है, सो C इज इक्वल्स टू 500 प्लस 2000 दैट इज C इज इक्वल्स टू 2500। अब हमें पता है Y इज इक्वल्स टू C प्लस I होता है, सो 500 इज इक्वल्स टू 2500 प्लस I, तो इससे जो है हमारे पास में जो I है वो निकल गई दैट इज 2500 की। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गया आपका 2500 एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आ गया आपका 2500। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain the meaning of underemployment equilibrium, explain two measures by which full employment equilibrium can be achieved। ठीक है, क्या हमें एक्सप्लेन करना है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आपको समझाना है और आपको ये बताना है, आपको ऐसे दो मेजर्स बताने हैं जिसकी हेल्प से आप जो हो वापस आपके जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है उस पर पहुंच सकते हो। नाउ व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स, ये वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है जो कि आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बिलो आता है। ठीक है, बिलो क्यों आता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन, दैट इज आपकी जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो लेस देन होती है आपके किसके, एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, तो वो आप लोग देखते हो आपका क्या है, डेफिशिएंट डिमांड आपको देखने को मिलती है। ऑल राइट, सो अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन। अब हमें ये बताना है कि हम डेफिशिएंट डिमांड को हमारी जो डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है उसमें हम कैसे
कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम क्या मेजर्स लेंगे जिससे ये जो है वापस आपका जो डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें करनी होगी हमें एक्सप्लेन। ऑलराइट, सो आई गेस क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं और हम कैसे जो है अपना जो डेफिशिएंट डिमांड है उसको एक डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड या फिर हम बोले कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कैसे लेकर जा सकते हैं, उसके दो मेजर्स हम लोग बता देते हैं। ऑलराइट, so a situation where the equilibrium level of income is established before the full employment level is called under employment equilibrium। ठीक है, full employment level से पहले जब जो है equilibrium attain किया जाता है तो उसे हम under employment equilibrium कहते हैं। At this level, aggregate demand is less than aggregate supply। ठीक है, so for attaining the level of full employment, we have to increase the level of aggregate demand। The two methods which can be used to increase the level of aggregate demand are as follows। अब जो दो methods है वो देख लें हम लोग। सो फर्स्ट वाला हमने लिया है ओपन मार्केट ऑपरेशंस एज एन इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, जो आरबीआई होती है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय या सेल करती है। तो जब डेफिशिएंट डिमांड है तो वो बाय करेगी या सेल करेगी, वो बाय करेगी। बाय क्यों करेगी, क्योंकि जब वो बाय करेगी तो आरबीआई को मनी जो है वो पे करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज ली, तो आरबीआई ने क्या किया, मनी जो है वो कमर्शियल बैंक को दिया। जब कमर्शियल बैंक के पास में मनी आएगा तब कमर्शियल बैंक उस मनी को फर्दर जो है इकोनॉमी में सप्लाई कर पाएगी इन द फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है इसके अंडर आरबीआई क्या करने वाली है, बाय करने वाली है सिक्योरिटीज को। ठीक है, so open market operation refers to the buying and selling of securities either to general public or to the commercial banks in an open market. To curtail deficit demand, the central bank purchases securities in the open market. With purchase of securities, the central bank pumps in additional money into the economy. With the additional money, the level of aggregate demand in the economy increases. Thus, the deficient demand is corrected. All right. So I guess कि ये वाला clear होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट आता है बैंक रेट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड या फिर डेफिशिएंट डिमांड हम इसे बोलेंगे। सो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, या फिर हम ये बोल दें कि जो सेंट्रल बैंक है जिस रेट पर, जिस इंटरेस्ट रेट पर मनी लेंड करती है टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। So bank rate refers to the rate at which the central bank provides loan to the commercial banks. To curtail deficient demand, the central bank lowers the bank rate. This implies that cost of borrowing for the commercial bank from the central bank reduces. Deficient demand में क्या होगा, deficient demand में जो central bank है वो बैंक रेट को reduce करती है, क्योंकि जब बैंक रेट reduce होगा that means कम interest पे करना पड़ रहा है। तो जब ये होगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम होगा। जब कमर्शियल बैंक के लिए कम होगा तो अल्टीमेटली जो जनरल पब्लिक है उसके लिए भी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम होता जाएगा। ठीक है, सो द कमर्शियल बैंक्स इन टर्न रिड्यूसेस द लेंडिंग रेट फॉर देयर कस्टमर्स। This reduction in the lending rate raises the borrowing capacity of the public, thereby encourages the demand for loans and credits. ठीक है, so consequently the level of aggregate demand in the economy increases and deficient demand is corrected. All right, so I guess clear है ये चीज। फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या वैल्यूज गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, इंटरेस्ट है, रेंट है, प्रॉफिट है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, डिविडेंड्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, net exports, net factor income to abroad and mixed income of self employed. So that means कि ये जो हमने सारी वैल्यूज पढ़ी, जो
सारे वेरिएबल्स पढ़े, उससे हमें क्या समझ में आया, कौन से मेथड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सो दैट इज योर इनकम मेथड, राइट। ये जो है आपके जो सारी चीजें हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब कुछ किस में आते हैं, ये सब कुछ आते हैं आपके इनकम मेथड में। तो हम जो है यहाँ पर इनकम मेथड को यूज करने वाले हैं। इनकम मेथड से आपको कौन सा एग्रीगेट मिलता है स्टूडेंट्स, तो इनकम मेथड से हमें मिलता है एनडीपी एट एफसी। हमें चाहिए क्या है, हमें जीएनपी एट एमपी चाहिए, तो हम क्या करेंगे बाद में एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करेंगे जीएनपी एट एमपी पर, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दें, इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, इतना लिखा। इसके बाद में और क्या आता है, इसमें रॉयल्टी को भी आप प्लस करते हो, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो उसे हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। और इसमें और क्या प्लस करेंगे, हम मिक्स्ड इनकम को करेंगे प्लस। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो बस वैसा ही एक कंपोनेंट आपके पास में यहाँ पर गिवन है, दैट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये जो 200 का अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी इस 2000 में इंक्लूडेड है, इसलिए आप इसे सेपरेटली इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। वैसे ही सेम देखो, प्रॉफिट का एक कंपोनेंट गिवन है आपके पास में, डिविडेंड। दैट मीन्स ये जो 300 है ये ऑलरेडी इस 800 में इंक्लूडेड है, तो इस डिविडेंड को भी आप सेपरेटली जो है इंक्लूड नहीं करोगे आपकी कैलकुलेशन में, आप जो है सीधा सीधा प्रॉफिट लोगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन होता तो हम डिविडेंड लेते, लेकिन प्रॉफिट आपके पास में डायरेक्टली गिवन है तो हम प्रॉफिट को ही लेने वाले हैं अपनी कैलकुलेशन में। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है हमारे पास में मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपके पास में 1500 की गिवन है, तो ये वैल्यूज आप लोग लेने वाले हो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया 2000, इंटरेस्ट हो गया 500, रेंट हो गया 700, प्रॉफिट हो गया आपका 800 एंड हमने मिक्स्ड इनकम भी देख लिया है। तो ये सब कुछ जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या, कौन सा एग्रीगेट मिलेगा, अपना एनडीपी एट एफसी मिलने वाला है। चाहिए क्या है, चाहिए है हमें जीएनपी एट एमपी, ठीक है, ये चाहिए। तो अब इसका कन्वर्जन करें, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, प्लस करोगे आप डिप्रिसिएशन को, ठीक है। डिप्रिसिएशन गिवन है क्या आपके पास में, बिल्कुल गिवन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का अदर नेम क्या होता है, डिप्रिसिएशन, तो ये ले लोगे आप। उसके बाद में डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखें तो आपके पास में क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। तो अब आप क्या करने वाले हो स्टूडेंट्स, इसे माइनस करने वाले हो, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। ये हुआ, ये फैक्टर कॉस्ट है और वो मार्केट प्राइस है, तो आप फैक्टर कॉस्ट को हम मार्केट प्राइस पर कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। क्या आपके पास में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, बिल्कुल गिवन है 250 का, तो इसमें हम ऐड कर देंगे NIT, ठीक है। तो जब हम ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अपना GNP एट MP, ठीक है। सो आई गेस की क्लियर हो गया आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से कि आप लोग कैसे जो है अपने GNP एट MP को करोगे फाइंड आउट। तो अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो देख लें और GNP एट MP की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो सोल्यूशन है उस पर आते हैं। एक हमारे पास में और वाला क्वेश्चन है, उसे हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो है हमारा GNP एट MP फाइंड आउट कर लेते हैं। सो GNP एट MP इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट की, 2000 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 100 प्लस 250 माइनस 150 एंड प्लस 1500। सबसे पहले क्या करो, इस 150 को अलग ही रखो, ठीक है। 2000 प्लस 1500 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3500, ठीक है। उसके बाद में उसमें ये 500 हम जब ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, 4000। ऑलराइट, देन इस 4000 में आपको क्या करना है, इस 4000 में आपके पास में अभी इतनी वैल्यूज जो है वो बची हुई है और माइनस 150 तो आप बाद में कर दोगे। सो 700 प्लस 800 प्लस 100 कितना हो जाएगा, दिस विल गिव यू 1600, ठीक है। उसके बाद में इस प्लस 250 माइनस 150 आंसर वुड बी 100, ये इसमें 100 को भी कर दो
प्लस, तो 4000 प्लस 1600 प्लस 100 विल गिव यू 5700, ठीक है। तो आपकी जो GNP एट MP है इसकी वैल्यू क्या आ गई, GNP एट MP की वैल्यू आ गई आपके पास में 5700। दैट इज आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये 5700 जो है ये आप लैक्स में लिखने वाले हो, क्योंकि आपके पास में सारी वैल्यूज लैक में थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 5700 लैक्स। ऑल राइट, GNP एट MP निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन हम छोड़कर आए जो कि और काइंड ऑफ क्वेश्चन था, देख लेते हैं उसको क्या गिवन है। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने ही नहीं वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे करंट सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, इसलिए हम इसे जो है सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। फिर आगे चलें। अब देखो हमारा यहाँ पर जो आउटसाइड दिल्ली रीजन का सेट 1 था वो हो जाता है कंप्लीट। अब हमारे पास में आता है सेट 2। सेट 2 में स्टूडेंट्स हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सेट 1 से डिफरेंट है, ठीक है। देखो ऐसा होता है जो आपके वेरियस सेट आते हैं, सेट 1, 2 एंड 3 आते हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, लेकिन देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ जो डिफरेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके सेट 1 में नहीं थे एंड सेट 2 में है, उन डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं सॉल्व, ठीक है। तो चलिए अब जो इसके क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं और जल्दी से अपना सेट 2 कर लेते हैं कंप्लीट। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, स्टेट 2 मेजर्स बाय व्हिच दीज कैन बी करेक्टेड। आपको क्या बताना है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बीच का डिफरेंस बताना है और 2 मेजर्स बताने जिसकी हेल्प से ये करेक्ट किए जा सकते हैं। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास में डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप कौन सा गैप होता है, ये वो गैप होता है जिससे आपकी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है दैट फॉल शॉर्ट्स फ्रॉम डिजायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। मतलब कि अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन, डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन, उसमें जो गैप क्रिएट होता है उसे हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, ठीक है। सो इट प्रिवेल्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इन अदर वर्ड्स, डिफ्लेशनरी गैप रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इन द डायग्राम RF इज द डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई कि डिफ्लेशनरी गैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफ्लेशनरी गैप रिप्रेजेंट करता है डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन को। तो अगर हम जो है इसका डायग्राम ले तो ये कुछ आएगा हमारे सामने, जिसमें हम बोल रहे हैं आपकी जो डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड थी वो कौन सी थी, AD1, AS का कर्व जो कि 45 डिग्री ऑफ लाइन यहाँ पर बनती है। उसके बाद में डेफिशिएंट डिमांड है तो इस वाले डिमांड कर्व के बिलो ही आने वाली है हमारी जो एक्चुअल वाली डिमांड होगी वो, ठीक है। तो ये AD1 है, यहाँ पर AD2 आ गया आपका, दैट इज बिलो। अब आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था वो क्या कौन सा था, R वाली जो हमारी प्लेस थी। लेकिन अगर यहाँ से हम डायरेक्टली लाइन बनाए तो ये वाली जो प्लेस है दैट मीन्स ये जो गैप है इसे हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो RF क्या हो गया, RF हो गया आपका डिफ्लेशनरी गैप। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है आपको डिफ्लेशनरी गैप की जो हमारी मतलब है और उसका जो डायग्राम है हमारा। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास में इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या हो सकता है, इसके अपोजिट वाली चीज हो गई, दैट इज आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज मोर देन योर एग्रीगेट सप्लाई। तो ऐसी सिचुएशन में जो गैप क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप है। हम बोले कि आपकी जो एक्चुअल डिमांड है वो ज्यादा हो गई आपकी किससे, डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड से, तो जो गैप क्रिएट हुआ है उसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। सो दिस इज द सिचुएशन वेयर इकोनॉमी ऑपरेट्स एट अ लेवल व्हिच इज ग्रेटर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये कौन सी सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ग्रेटर जहां पर क्या कर रही है, ऑपरेट करती है। In other words, the gap between aggregate demand and aggregate supply is known as inflationary gap. In the diagram, RN is inflationary gap. अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो RN है ये है आपका inflationary gap. आपकी जो desired level of demand है वो है आपकी AD1, लेकिन जो एक्चुअल में हम डिमांड देख रहे हैं वो है आपकी AD2। तो ये वाला आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, इससे आपने जो है ये जो गैप निकला है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी
गैप, ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ये यहाँ पर जो है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप का जो मतलब है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट शुड बी सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड फॉर करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी एंड इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप है स्टूडेंट्स, इसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है, तो जो क्रेडिट है, जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है उसे कंट्रोल कर कर, ठीक है, उसे सुपरवाइज कर कर, उसे कंट्रोल कर कर, उसे सही वे में यूज कर कर जो है आपका जो डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप है इस सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या दो मेजर्स हम ले सकते हैं वो हम यहाँ पर देख लें। सो 2 मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर कंट्रोलिंग दीज 2 गैप्स। कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, क्या होता है ये, जिसमें कि आपकी जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से क्या करती है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उसे बाय या सेल करती है, ठीक है, वो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है। तो जब डिफ्लेशनरी गैप है, मतलब कि डेफिशिएंट डिमांड है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, बाय करेगी, क्योंकि जब वो बाय करेगी तभी जो है वो कमर्शियल बैंक को मनी दे पाएगी, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन है, मतलब कि एक्सेस डिमांड वाली अगर सिचुएशन है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसे केस में जो आपकी सेंट्रल बैंक है वो सिक्योरिटीज को सेल करेंगी, क्योंकि जब वो सेल करेंगी तो कमर्शियल बैंक जब उसे बाय कर रही है तो मनी पे करेगी। तो जब सेंट्रल बैंक ने सेल की तो कमर्शियल बैंक से जो मनी है वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। कमर्शियल बैंक के पास में मनी कम बचेगा तो वो जो है और फर्दर लेंड भी कम कर पाएंगी। इससे जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी का वो कंट्रोल में आ जाएगा, और जो सिचुएशन है इन्फ्लेशनरी गैप वाली या फिर हम ये बोले एक्सेस डिमांड वाली वो कंट्रोल की जा सकेगी, ठीक है। So if the central bank of the country will buy the securities from the commercial bank, this will increase the capacity of credit paying for these banks. This way the deflationary situation can be corrected, ठीक है। तो अगर सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, अगर बाय कर रही है सिक्योरिटीज को, तो कौन सी वाली सिचुएशन करेक्ट की जा सकती है, डिफ्लेशनरी सिचुएशंस को करेक्ट किया जा सकता है। वही हम बोले कि अगर सेंट्रल बैंक जो है कंट्री की वो सेल कर रही है सिक्योरिटीज को, ठीक है, सेल्स द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, देन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप विल बी कंट्रोल्ड, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड देयर क्रेडिट पेइंग कैपेसिटी विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो जब सेल करेंगी सेंट्रल बैंक जो मनी जो सिक्योरिटीज है उन्हें, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है वो और ज्यादा मनी लेंड नहीं करेगी या वो कम मनी लेंड करेगी लोगों को, जनरल पब्लिक को, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कम मनी आएगा। इकोनॉमी में कम मनी आएगा तो अल्टीमेटली लोगों के पास भी कम मनी होगा और उनकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को ओपन मार्केट ऑपरेशन से कुछ इस वे में जो है करेक्ट किया जाता है। उसके बाद में एक और मेजर हमें बताना है, तो एक और मेजर हमने क्या लिया, बैंक रेट। बैंक रेट भी अभी हम लोग पढ़ कर आए थे। क्या होता है बैंक रेट? वो रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक जो है लोन्स प्रोवाइड करती है, किसको? कमर्शियल बैंक्स को। इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट को हम बैंक रेट कहते हैं। तो जब डिफ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन है, मतलब कि इकोनॉमी में पैसे की कमी है, ठीक है, तो जो आपकी सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगी, सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक रेट को कम करेगी। तो इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के लिए जो है मनी को बोरो करना कम कॉस्टली बन जाएगा। कहां से कमर्शियल बैंक बोरो कर रही है? सेंट्रल बैंक से। तो जब कमर्शियल बैंक को कम कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, तो सेम जो कमर्शियल बैंक है वो अपने जो जनरल पब्लिक है, जो हम लोग हैं, हमें भी जो है कम कॉस्ट पर मनी लेंड करेगी। दैट मीन्स कम इंटरेस्ट रेट पर मनी लेंड करेगी। जब कम इंटरेस्ट रेट रहेंगे तो हम लोग जो है इनकरेज होंगे कि हम जो है लोन लें, वेरियस पर्पसेस के लिए लोन ले, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम है तो इसलिए लोन लिया जा सकता है। तो इस वे में जब हम ज्यादा लोन लेंगे तो मनी जो है वो आपकी इकोनॉमी में आएगा और इससे जो आपकी डिफ्लेशनरी गैप है, जो डिफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन है, वो करेक्ट की जा सकेगी, ठीक है। सो इन द केस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, बैंक रेट शुड बी रिड्यूस्ड. This will decline the rate of interest. The demand for credit will increase. This will correct the situation of
डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन है तो जस्ट इसका अपोजिट वाली चीज हो जाएगी। सो इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप बैंक रेट शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गो अप एंड द डिमांड फॉर क्रेडिट विल डिक्लाइन, दिस विल अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए, बैंक रेट को इंक्रीज कर देना चाहिए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग जो है वो डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए, क्योंकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो है आपकी जो वेरियस हम लोग जो है हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स टुगेदर जो है वो कम लोन लेंगी उस टाइम पर, तो जो इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन है वो करेक्ट की जा सकेगी, ठीक है। तो आई गेस ये चीज क्लियर हो गई है। आपका ये जो क्वेश्चन था डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप के बीच का डिफरेंस एंड 2 मेजर्स जिससे ये दोनों जो आपके गैप है ये करेक्ट किए जा सकते हैं, आई गेस ये आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी C is equals to 200 plus 0.75y is the consumption function where C is consumption expenditure and Y is national income. Investment expenditure is 4,000. कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपके पास में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो फंक्शन है वो गिवन है। उसके बाद में आपको बोला गया है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 4,000 है। और अब आपको बोला गया है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना है फाइंड आउट। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, ठीक है। ये चीज हमें अच्छे से पता है। इसे मैं थोड़ा एक्सपांड करूं, y को एज इट इज रहने दूं, c की जो यहाँ पर वैल्यू गिवन है वो हम लिख दें, दैट इज 200 प्लस 0.75y प्लस इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है आपके पास में, 4,000, इसे हम लिख देते हैं। अब इसे मैं सॉल्व करूं स्टूडेंट्स तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, बहुत ही आराम से मिल जाएगी। 0.75 इस साइड आ जाएगा माइनस में, y माइनस 0.75 y विल गिव यू व्हाट, 0.25y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4,000 प्लस 200 कितना आ जाएगा, 4,200। ऑलराइट, अब ये y एज इट इज रह गया, ये 4,200 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। पॉइंट हटा दो, इसे 25 कर दो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 100 को, ठीक है। 100 और 25 को डायरेक्टली डिवाइड कर दो और फिर जो आंसर है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आपके 4,200 से। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, दैट इज जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो निकल जाएगी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल जाएगी तो उसके बाद में उस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसे पूरा सॉल्व करेंगे, तो आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा फाइंड आउट, ठीक है। तो हम कैसे जो है पूरी प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं, आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जो है इसका सिस्टमैटिकली क्या देख लें हम लोग, सोल्यूशन देख लें। सो गिवन हमने लिखा है कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75y लिखा। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपके पास में, I इज इक्वल्स टू 4,000। सो नाउ y इज इक्वल्स टू C प्लस आई हो गया। इसे हमने एक्सपांड करके लिखा, ये कुछ आया आपके पास में 0.25y इज इक्वल्स टू 4,200, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने लिखा 4,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, जो चीज मैंने अभी लिखी थी। अब अगर हम इसे डिवाइड करें स्टूडेंट्स 100 डिवाइडेड बाय 25, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। 4,200 इंटू 4 कर दो, आंसर कितना आ गया आपका, 16,800। तो आपकी जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कितनी आ गई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गई हमारी 16,800। अब इस 16,800 को फिगर को हम लोग कहां पर पुट करेंगे, अपना जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फंक्शन गिवन है उसमें, दैट इज इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। सो C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75y आपके पास में गिवन है, दैट इज 200 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 16,800। अब क्या करना है, हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 डिजिट के पहले जो है डेसिमल लगाया है, तो पीछे से जो 2 जीरोस है उन्हें हम कैंसिल आउट कर दें, ये 2 जीरोस कैंसिल आउट हो गए। अब आपको क्या करना है, 168 को मल्टीप्लाई करना है 75 से और जो आंसर आएगा उसको डायरेक्टली लिखना है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 12,600 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 200 प्लस 12,600, दैट इज 12,800, ठीक है। तो ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लगे कि इसमें जो है हमें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही
रही है। तो एक और मेथड है जिससे आप आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। कौन सा मेथड है? हमें पता है एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, आपके पास में y की वैल्यू निकल चुकी है, दैट इज 16,800 आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। I की वैल्यू जो है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है, कितनी? 4,000। तो इस चीज से भी कर सकते हो आप, y माइनस आई करोगे दैट इज 16,800 माइनस 4,000 कर दोगे तो भी आपको जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। 16,800 माइनस 4,000 करोगे, आंसर क्या आएगा? 12,800। तो देखो आंसर में कोई डिफरेंस आना नहीं है। तो अगर उसमें कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है तो सीधा बस इतना सा कर दो, आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो निकल जाएगा। दैट इज ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 12,800। ऑल राइट, सो आई गेस ये क्वेश्चन जो है अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है कैसे हमने जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को किया है फाइंड आउट। ठीक है, अब आता है हमारे पास में आउटसाइड दिल्ली का सेट 3। सेट 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेट 3 में भी हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो कि डिफरेंट है, जो कि आपके सेट 1 एंड सेट 2 का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये डिफरेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, जल्दी से उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं और अपना ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है इसे सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए, आता है हमारे सामने क्या क्वेश्चन। From the following data about an economy, calculate equilibrium level of national income and total consumption expenditure at equilibrium level of national income। क्या बोला गया है आपको कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये करना है फाइंड आउट। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर जो टोटल कंजम्पशन होगा वो फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है ये देखते हैं। C की वैल्यू गिवन है 200 प्लस 0.5y is the consumption function where C is consumption expenditure and Y is national income and investment expenditure गिवन है आपके पास में 1500। अब एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन जो है हम लोगों ने अपने सेट 2 में भी सॉल्व किया है। आई होप सो कि आप लोगों को याद है वो अच्छे से। सेट 2 में बस ये हुआ था कि यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो अलग थे, बाकी जो कंसेप्ट है वो सेम था। ठीक है, क्या पता है हमें कि जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो इक्विलिब्रियम पर y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, अब इस c को हम एक्सपैंड करके लिख देंगे, जो यहाँ पर हमारे पास में इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.5y और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 1500, तो इसमें प्लस 1500। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। y माइनस 0.5y, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.5y इज इक्वल्स टू 1500 प्लस 200 विल गिव यू 1700। तो अब जो है आप y को एज इट इज रहने दोगे, यहां पर आ जाएगा आपका 1700 डिवाइडेड बाय 0.5। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी y की। फिर उस y की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो निकल जाएगा। या तो आप इस वाले मेथड से कर सकते हो या फिर आप क्या कर दोगे? y माइनस आई इज इक्वल्स टू सी कर दोगे। ठीक है, तो भी आपके पास में जो है किसकी वैल्यू आ जाएगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो होने वाला है उसकी जो वैल्यू आपके पास में वो आ जाएगी। ऑल राइट, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो जो भी आपको इजी लगे। तो अब जो है इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। हमने लिखा गिवन कंजम्पशन फंक्शन इज व्हाट? C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.5y, इन्वेस्टमेंट इज 1500। ठीक है, आगे चलते हैं। वी नो दैट y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, दैट इज y इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.5y प्लस 1500। तो बस वही हुआ, y इज इक्वल्स टू 1700 प्लस 0.5y। सो दिस वाज दिस 1500 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5। ये 10 कहां से आ गया? ये जो हमने ऐसा लिखा था 1500 डिवाइडेड बाय 0.5, यहां से ये जो है पॉइंट को हटाया तो ऊपर जो है 10 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1700 इंटू 2 कर दिया, आंसर कितना आ गया आपके पास में? 3400। तो जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो कितनी आ गई? वो आ गई आपके पास में 3400 और जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कुछ ये आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3400, दैट इज 200 प्लस 1700। तो इसका आंसर आ गया आपके पास में 1900। ठीक है,
तो ये आपकी जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो निकल जाता है और जो हमारी टोटल नेशनल इनकम है एट इक्विलिब्रियम लेवल वो फाइंड आउट हो जाती है। एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन था एंड आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से जो है ये क्लियर भी हो गया है। ठीक है, अब आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑल द चेंजेस दैट विल टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। क्या बताना है हमें बताना है वो सारे चेंजेस जो कि होने वाले हैं आपकी इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल ना हो तो वो सारे क्या क्या चेंजेस होंगे वो हमें बताने होंगे। ठीक है, दैट मीन्स जब डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन होती है तो ये वापस जो है आपकी इक्विलिब्रियम लेवल पर कैसे पहुंचती है। व्हेन एडी इज मोर देन एएस तो वो एडी इज इक्वल्स टू एएस कैसे बनता है, और जब एडी इज लेस देन एएस होता है तो वो वापस जो है एडी इज इक्वल्स टू एएस कैसे बनता है, हमें ये जो है बताना होगा। ठीक है, तो अब जो है सोल्यूशन देखते हैं हम, जो इसका आंसर है वो देखते हैं। सो द इक्विलिब्रियम लेवल मे टेक place before the stage of full employment and also it may take place after the stage of full employment। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कीनीजियंस थ्योरी हमें पता ही है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी अटेन किया जा सकता है, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट भी किया जा सकता है ना, अबव फुल एम्प्लॉयमेंट भी किया जा सकता है। वही चीजें हमने यहाँ पर लिखी। इन डेफिशिएंट डिमांड द इक्विलिब्रियम लेवल टेक्स प्लेस बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड की। डेफिशिएंट डिमांड में फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले ही जो है दैट इज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट जो सिचुएशन हम बोलते हैं उसमें जो है इक्विलिब्रियम अटेन किया जाता है। अगर डायग्राम देखें तो आपका ये वाला जो है एडी ये है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एग्रीगेट डिमांड होगी, तो आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम है वो क्या है ए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड है, तो डेफिशिएंट डिमांड में हमें पता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बिलो जो है हमारी डिमांड बनने वाली है। तो ये बिलो में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अपनी डिमांड के कर्व को, और ये जो न्यू इक्विलिब्रियम है ये अपने बिलो रहता है दैट इज अंडर रहता है। और ये जो हमारा ए बी का गैप है ये हमें क्या सिग्निफाई करता है, डिफ्लेशनरी गैप। ये प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में ही हम लोगों ने पढ़ा था, सो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर भी होगा ये अच्छे से कि क्या होता है। दिस इज द केस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड में क्या हो रहा है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाला केस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्शन को कम कर दिया जाता है। जब प्रोडक्शन कम किया जाता है तो जो लोग एम्प्लॉयड हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें निकाल दिया जाता है, बिकॉज प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो अब एक प्रोड्यूसर को जो है लोगों की जरूरत नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन अराइज होती है। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है, दैट इज लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं होते हैं। दिस सिग्निफाइज दैट डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड डज नॉट लीड टू फुल यूज ऑफ द गिवन रिसोर्स at the full employment level. Therefore, for reaching the stage of full employment where all the given resources are fully utilized, AD is required to be corrected। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि जो AD है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि वो करेक्ट किया जाए। ठीक है, फिर एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा है भाई, एक्सेस डिमांड में द इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस आफ्टर द स्टेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इज हायर एंड cannot met by full use of resources and output does not increase, only price increases. In this case the necessary methods should be used for reducing the level of aggregate demand for achieving the level of full employment। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में क्या होता है, एक्सेस डिमांड में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर हमारी इकोनॉमी वर्क कर रही थी, अब उससे भी ज्यादा अगर डिमांड हो रही है तो हम और ज्यादा रिसोर्सेज को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, जितने थे उतने हम फुली यूटिलाइज कर चुके हैं। ठीक है, तो जब ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट या एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन होती है तो ऐसे केस में जो आपका जो आउटपुट है वो नहीं बढ़ता है, बल्कि जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होते हैं चीजों के। तो ये सब कुछ स्टेबल
रहे इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है वो अटेन किया जाए, वो वापस जो है रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंचाया जाए उसे, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड में क्या होगा, एक्सेस डिमांड में जब इन्फ्लेशन वगैरह वाली सिचुएशन आएगी, अब जो प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स और उनको अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते तो वेरियस मेजर्स लिए जाएंगे जिससे कि उस एडी को कंट्रोल में किया जाए, ठीक है। तो ये चीज होगी। और जो आपकी डेफिशिएंट डिमांड है उसमें क्या हो रहा है, डेफिशिएंट डिमांड में आपके जो डिमांड है वो कम हो रही है, चीजों की डिमांड कम की जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो फिर ऐसे केस में जो वेरियस मेजर्स है वो ऐसे लिए जाएंगे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाई जाए जिसके हेल्प से आपकी जो इकोनॉमी है उसकी डिमांड बढ़ सके, ठीक है। तो ये है हमारे क्या कुछ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो आई गेस कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। और ये जो पूरे ही हमारे 2013 के क्वेश्चंस थे, आई गेस ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। विद दिस हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ जाते हैं और इसे एंड करने से पहले एक जो छोटी सी इंफॉर्मेशन या एक जो छोटी सी प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग जो हमारी वेबसाइट है उससे कैसे एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपको गूगल ओपन करना है, वहां पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन। जब आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी आप उसको स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, इसमें आपके पास में वेरियस ऑप्शंस है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड। तो अब इसमें से आपको जो पढ़ना है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि मान लो हमें क्लास 12 इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से हमारे पास में वेरियस ये सब कुछ जो है ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके पास में वेरियस ऑप्शंस है, टर्म टू एग्जाम, क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th। आपको जो पढ़ना है आपको उस पर क्लिक करना है। आपको टर्म टू एग्जाम 21-22 को टारगेट कर रहे हो वो पढ़ना है, आप उस पर क्लिक करो। उसमें जो वेरियस आपके पास में प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। क्लास 12th पढ़ना है तो आपने क्लास 12th पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने से क्लास 12th की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी आपके सामने जो है विजिबल हो जाएंगी, आपके सामने आपको दिखने लगेगी। इसे आप स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स, तो जब स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने कुछ ये आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स की 4 प्लेलिस्ट है। 4 किस चीज के लिए, 2 फॉर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो क्यों, एक एनसीईआरटी एक संदीप गर्ग, ठीक है, इसलिए जो है दो आपको यहाँ पर दिखेगी। अब इसमें से आपको जो भी पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक करना। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे आपके पास में कुछ ये ओपन होगा। यहाँ पर आप देखोगे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर्स है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और उनके अंदर के जो सारे टॉपिक्स है वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड आपको मिलेंगे। अब आपको जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने चैप्टर 2 पर क्लिक किया तो चैप्टर 2 के ये जो 20 लेक्चर्स हैं आपको विजिबल हो जाएंगे। उसमें से आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके सामने वॉच नाउ का ऑप्शन है, वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। तो वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वीडियो वो प्ले हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो यहाँ पर ऑप्शन है नेक्स्ट वीडियो पर चले जाओगे। अगर नेक्स्ट पर नहीं जाना है, कुछ और देखना है, कुछ और पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल करना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसेस जो है आपको अप्लाई करनी है और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स ये सारे जो वीडियो लेक्चर्स है ये आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप से भी जो है पढ़ सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आपको जो ये ऐप है ये बहुत ही इजीली आपके ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। आप लोग जाइए, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो और ये जो प्रोसेस मैंने आपको वेबसाइट पर बताई है सेम प्रोसेस की हेल्प से आप जो हो अपने ऐप पर भी जो वीडियोस हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स हमारा जो यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।